हेलो फ्रेंड्स, आप हैं एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ रिसेंटली चल रही हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि अभी चल रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र, कला और वाणिज्य संकाय दोनों। अब जानते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए एक ही अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है और एक ही पेपर होता है। तो अर्थशास्त्र विषय के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको आज इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 32 क्वेश्चन हैं उनके मैं उत्तर बताऊंगा, आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यहीं आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको अलग अलग किताबों में इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे पूरे 32 ऑब्जेक्टिव के उत्तर। और इसके बाद मैं आपको एक ज़रूरी सूचना भी देने वाला हूं कि आप एक सूचना कह सकते हैं या टिप्स कह सकते हैं आपके अर्थशास्त्र विषय की तैयारी के लिए। और अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बहुत आसान नहीं होता, इसके वर्ड्स थोड़े कठिन होते हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है और प्रश्न हमेशा इसके कई बार आपको उलझा देते हैं, आपके दिमाग को उलझा देते हैं और कई लोग इसे बहुत टफ भी मानते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए हम सीधे चलते हैं इस वीडियो की मेन उद्देश्य की तरफ, इसके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले था वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 6 दिए हुए थे आपको, एक एक नंबर के सही विकल्प। तो पहला प्रश्न सही विकल्प का है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। इसका मतलब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल होता है। बहुत इजी प्रश्न है ये, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा अर्थशास्त्र का। तो व्यक्तिगत इकाइयाँ, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। उपरोक्त सभी क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। व्यक्तिगत इकाई डेफिनेटली शामिल होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, छोटे छोटे चर शामिल होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और अगर ये 2 होता है तो इसमें तो कोई अ और ब दोनों वाला ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप समझ जाइए कि तीसरा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी इसमें शामिल होता है। तो उपरोक्त सभी ही इसका सही आंसर होगा, कोई डाउट में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन। तो छोटे छोटे चर तो आने ही है और व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन तो होता ही है। तो व्यक्तिगत शब्द जहाँ भी आ जाए ना, छोटा छोटा या व्यक्तिगत शब्द आ जाए, मतलब वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो ये तीनों देखिए, इसमें व्यक्तिगत है, इसमें छोटे छोटे हैं और इसमें व्यक्तिगत है, मतलब ये तीनों व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? मतलब निजी क्षेत्र जिसे प्राइवेट सेक्टर भी कहा जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र जिसे पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है, इन दोनों का सह अस्तित्व मतलब दोनों साथ में किस में होते हैं कि निजी और सार्वजनिक? बहुत आसान सा है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिला हुआ किस में होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पूंजीवाद में तो सिर्फ निजी सेक्टर का प्रभुत्व होता है, समाजवादी में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है और मिश्रित में दोनों का होता है। दोनों मतलब मिश्रित। ये भी आसान सा प्रश्न था, आप समझ गए होंगे। थर्ड पर चलते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये आप सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता पढ़े हुए होंगे, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये सामांत उपयोगिता लिखा हुआ है जो कि होगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता हमने पढ़ा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। हमसे पूछ रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता सबसे हाईएस्ट लेवल पर होती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का एक निश्चित संबंध होता है, ये आप जान लें। तो जब सीमांत कुल उपयोगिता अधिकतम होगी ना, तो सीमांत उपयोगिता उस वक्त शून्य होती है, याद रखें। सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, याद रखें। और उसके बाद फिर और बढ़ता जाता है कुल उपयोगिता, तो ये ऋणात्मक की ओर जाता है सीमांत उपयोगिता। फिर ये डायग्राम में आप समझ सकते हो आसानी से। और यही तो आप याद रख लीजिए कि कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, 0 होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक दूसरे के बदले प्रयोग कर सकते हैं तो वो स्थानापन्न होता है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शंस को मैं समझा देता हूँ। पूरक वस्तुएं क्या होती है? पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, एक दूसरे के बिना अधूरी हो, तो उसको पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पेट्रोल और कार की, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। पेन और स्याही की एक दूसरे के बिना अधूरी है, ये पूरक वस्तुएं होती हैं। और स्थानापन्न वस्तुएं एक दूसरे के बदले प्रयोग की जा सकती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। आप कार की जगह पे बस यूज़ कर सकते हैं, बस की जगह पे कार यूज़ कर सकते हैं, या बाइक की जगह पर बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हो तो वो स्थानापन्न वस्तु होता है। और पूरक वस्तु क्या होता है? एक दूसरे के स्थान पर नहीं, वो एक दूसरे के बिना अधूरा हो। ठीक, जैसे मोबाइल और सिम कार्ड एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो पूरक वस्तु है। आरामदायक वस्तुएं आप जानते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, ये सब आरामदायक वस्तुओं में आ जाता है। तो हमसे पूछा है कि एक दूसरे के बदले प्रयोग किसे कर सकते हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? आप याद रखेंगे मांग की कीमत लोच जो है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक, ये आप पढ़ लेंगे। तो 5 प्रकार की कीमत लोच होती है। लोचदार, अत्यधिक लोचदार, इस तरह से करके टोटल 5 होते हैं। ठीक है, लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, अत्यधिक बेलोचदार, इस टोटल 5 आपके पास रहेंगे कीमत लोच। ठीक, आप संख्या नंबर याद रख लेंगे। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? छठवें प्रश्न में आपसे पूछा है मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, मतलब आशय पूछ रहा है मांग की कीमत लोच कहते किसे हैं। तो मांग की कीमत लोच मतलब क्या होता है कि जब कीमतों के घटने बढ़ने से मांग में कोई प्रभाव पड़े, मांग घटे या बढ़े, तो उसको मांग की कीमत लोच कहते हैं। एकदम सिंपल है। मांग की कीमत लोच मतलब कीमत का घटना बढ़ना हुआ तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? मांग पर। कीमत घटी तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ी तो मांग घट जाएगी। तो कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ रहा है ना, तो जब कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ता है, कीमतों का घटना बढ़ना मांग को प्रभावित करता है, तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो ये हमारा पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। अ नंबर इसका सही उत्तर होगा। कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। कीमत के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो उसे कीमत लोच कहते हैं। ये सिर्फ मांग में परिवर्तन लिखा है, इसे नहीं कह सकते सही उत्तर। कीमत, ये सिर्फ कीमत में परिवर्तन कर रहा है, इसे भी नहीं कह सकते। दोनों होनी चाहिए, कीमत बदलने से मांग बदलना चाहिए, तो उसको कहते हैं मांग की कीमत लोच। तो इसलिए छठवें का पहला वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया हुआ है खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध खाली स्थान। तो पहले खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घ अवधि से होता है। यहाँ खाली स्थान के बाद ज़्यादा कुछ क्लियरली लिखा नहीं हुआ है कि क्या करना है, तो आप फिर भी जान लें कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे होता है? दीर्घ अवधि से होता है। दीर्घ अवधि, ये याद रखेंगे आप, दीर्घ अवधि से होता है। ठीक है, दीर्घ अवधि। आपको अगर मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ इसका उत्तर, दीर्घ अवधि से होता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घ अवधि से होता है। क्या है, ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है कि ये क्या चाहता है हमसे, तो फिर भी पैमाने के प्रतिफल का संबंध जो है वो दीर्घ अवधि से होता है। मतलब पैमाने का प्रतिफल जो होता है वो लंबी अवधि के लिए ज्ञात किया जा सकता है। लागत, दूसरा देखिए, लागत फलन में लागत, और लागत जो है वो किसका फलन होता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बहुत कम बार पूछा गया है अब तक के परीक्षाओं में, कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जैसा प्रश्न है उसके अनुसार उत्तर होना चाहिए। लागत फलन में लागत तथा निर्गत का फलन होती है। मतलब लागत और निर्गत, लागत फलन किसको बोलते हैं एक्चुअली पूछना ये चाहता है। तो लागत फलन में ना, वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट आता है, जो लागत आता है, और जितना उत्पादन होता है, मतलब 5 रुपये में अगर मैंने एक पेन बनाया तो निर्गत बोलेंगे 1 पेन है और लागत जो है वो 5 रुपये है। तो लागत और निर्गत इसके बीच का जो संबंध होता है उसको ही लागत फलन बोलते हैं। तो यहाँ लागत तथा निर्गत का फलन होती है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है नहीं, ये अधिकतर आते नहीं हैं इस तरह के प्रश्न, लेकिन ये 2 प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसके ये उत्तर होंगे। थर्ड देखिए, थर्ड है पूर्ति का नियम कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच खाली स्थान संबंध बताता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि धनात्मक संबंध बताता है, धनात्मक संबंध बताता है। पूर्ति का नियम कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बताता है। चौथा देखिए, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच शून्य होती है।
क्योंकि दूध कैसी वस्तु है, दूध एक ऐसी वस्तु है जो बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, इसकी पूर्ति को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसकी पूर्ति की लोच कैसी होती है, शून्य। जिसकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब भाई दूध खराब हो जाएगा ना, खराब होने वाली जितनी ऐसी चीज़ें होती है ना, उनकी पूर्ति की लोच शून्य होती है, तो इसलिए पूर्ति की लोच शून्य रहेगा दूध का। पांचवा देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कैसी वस्तुएं बेचते हैं, हालांकि उसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि समरूप वस्तुएं होती है, उनकी कीमत एक जैसी होती है, विक्रेता और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन हमें यहाँ पर वस्तु के बारे में बोल रहा है। तो वस्तुएं कैसी होती है जिसको पूर्ण प्रतियोगिता में बेचा जाता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं बेची जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समरूप, समरूप वस्तुएं बेचते हैं। वस्तु की कीमत का निर्धारण, छठवा है, वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा, थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर देखेंगे तो सही समझ में आएगा, या कुछ मिसप्रिंट भी है इस पेपर में, आप उसको ध्यान देंगे, मिसप्रिंट की वजह से कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा खालिस्तान वक्रों का होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके आधार पर होता है, सिंपली अगर प्रश्न को मैं सिंपल कर दूं तो पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की कीमत जो तय होती है ना, मांग और पूर्ति दोनों से तय होती है, सिर्फ एक से नहीं होती। तो मांग यहाँ लिखा हुआ है, और मांग का जोड़ीदार हमेशा क्या होता है, पूर्ति। मतलब मांग और पूर्ति दोनों को मिलाकर, दोनों के आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर ही कीमत का निर्धारण होता है। तो ये एकदम ईजी सा था। और सातवां प्रश्न देख लें, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की निम्नतम सीमा को खालिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न को सरल कर देता हूं मैं, ये कह रहा है कि कृषि वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल या कोई भी सरसों, कोई भी उत्पाद, अगर किसी भी अनाज की बात करें जो खेती से उगता है, उसकी कीमत का निम्नतम सीमा, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी फसल की निम्नतम सीमा तय कर देती है कि भाई इस चीज़ को आप इससे कम कीमत पे नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि धान की कीमत उन्होंने 19 रुपये तय कर दी या 19.5 रुपये तय कर दी, तो ये निम्नतम सीमा हो गया, मतलब इससे कम में कोई नहीं खरीदेगा, इससे ज़्यादा में खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये बहुत आपने सुना भी होगा इधर उधर न्यूज़ वगैरह में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं इसको। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की निम्नतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम प्राइस इसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP अगर शॉर्ट इंग्लिश में कहूँ तो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। तो ये 7 खालिस्तान थे। अब हम हैं प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी पर। सही जोड़ी आपको बता देता हूँ, सही जोड़ी थोड़ा आसान आया था, अगर आप चैप्टर्स को ठीक से पढ़ते थे और फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद करते थे तो ये लगभग एक ही यूनिट से, एक ही चैप्टर से पूरा उठा के दे दिया है सही जोड़ी, और फुल फॉर्म ही उठा कर दे दिया है पूरा, जो कि बहुत आसान बना देता है अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा है। बहुत आसान सा है। देखिए सबसे पहले किस तरह से करते आप, हम पहले शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म की चीज़ों को मिला लेते हैं। ठीक है, मैं आपको लाइन के द्वारा मिला रहा हूँ, हालांकि आप इसे डायरेक्टली भी नंबर वाइज भी लिख सकते हैं। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक। सकल मतलब ग्रोस, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ रहा, ये GDP रहा, मतलब ब नंबर का कौन सा हो जाएगा, पहला। सुन भी रहे होंगे आप, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिए, ब नंबर का क्या हो जाएगा, GDP पहला, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू, शुद्ध मतलब क्या होता है, नेट, और घरेलू मतलब डोमेस्टिक, मतलब N और D ढूंढ लीजिए आप। तो NDP कहाँ है, 6वें नंबर पर। तो स नंबर का क्या हो जाएगा, स नंबर का हो जाएगा 6वां नंबर, स नंबर का 6वां नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए सकल बोल रहा है मतलब जी शुरू में आना चाहिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो आप GNP ढूंढिए, तो GNP कहाँ पर है, 4थे नंबर पे है। GNP जो है वो 4थे नंबर पर है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हो जाएगा चौथा, मतलब चौथे का चौथा ही हो रहा है।
द नंबर का जो है वो चौथा हो जाएगा। सकल मतलब ग्रोस, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और पी से प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म्स याद होंगे तो देखिए ये एक ही चैप्टर से है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या? शुद्ध मतलब नेट, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। तो आप क्या ढूंढ लेंगे? नेट, नेशनल, एन साथ में दिखाई देगा तीसरे नंबर में, तो ई का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ई नंबर का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र बहुत इजी रहता है, 11वीं में भी आपको बताया गया होगा। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? जो कृषि से संबंधित होता है ना, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्र ये 5वें नंबर में है। कृषि से संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जहाँ कोई चीज़ सबसे पहली बार उत्पादित होती है, चाहे वो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ हो या खेती से निकलने वाली चीज़ हो, तो वो सबको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कोयला हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, कोई भी अनाज हो गया, ये सब जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए 2 रह गया और ऑप्शन आपके पास 3 है। द्वितीय क्षेत्र ज़्यादा आसान है, मैं इसको बता देता हूँ। द्वितीय क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। तो जो ए नंबर आपको दिखाई दे रहा है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र जब आप करते हो तो सबसे पहले देख लीजिए आप, प्राथमिक क्षेत्र तो मैं लिख चुका हूँ। हाँ, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके पास ऑप्शन बचते हैं सेवा क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र और अर्जित आय। तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा निर्मित क्षेत्र, मतलब निर्माण क्षेत्र। ठीक है, निर्मित क्षेत्र मतलब निर्माण क्षेत्र। और टिकाऊ वस्तु के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बच जाते हैं टिकाऊ वस्तुओं के लिए। सेवा क्षेत्र, अर्जित आय या रेफ्रिजरेटर। तो देखिए टिकाऊ वस्तुओं का संबंध ना तो सेवा क्षेत्र से है ना अर्जित आय से है। टिकाऊ वस्तु मतलब रेफ्रिजरेटर, आप शुरू में भी कर सकते थे। फ्रिज की ज़रूरत होती है, रेफ्रिजरेटर जो है ना वस्तुओं को टिकाऊ बना देता है। तो हमने सभी उत्तर कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में देखिए 9 थे, मतलब 2 एक्स्ट्रा था। हम सेवा क्षेत्र छूट चुका है, अर्जित आय छूट चुका है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। तो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र आ गया। मतलब क्या होता है, कृषि से जैसे कि गन्ना निकला तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, और उस गन्ने का यूज़ करके शक्कर बनाया, वो कहाँ बनाया? निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत बनाया, उत्पादन हुआ, तो वो निर्माण क्षेत्र या निर्मित क्षेत्र अंतर्गत आता है। अब हम हैं प्रश्न नंबर 4, सत्य असत्य की ओर। फटाफट देख लीजिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो देखते जाइए आप इसे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये एकदम सत्य है, ये सही बात है, ये परिभाषा है एक, तो ये परिभाषा बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। मैं सत्य लिख नहीं रहा हूँ, सही का निशान लगा रहा हूँ, इसे आप देख लीजिए। दूसरा कह रहा है चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण है ये। साख मुद्रा मतलब होता ही है ये चेक, हुंडी या बिल, जिसके बदले हम लोग धन का लेन देन करते हैं ना, उधार का लेन देन करते हैं, ऋण का लेन देन बैंकों के माध्यम से होता है। तो ये चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं, तो ये एकदम सही है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा कि जिसे गेहूं नहीं चाहिए, उसे अपनी गेहूं किसी को देनी है, उसको चावल चाहिए। तो इसको कहते हैं दोहरा संयोग, कि ऐसा संयोग हो कि मेरे पास चावल है तो उसको चावल चाहिए, उसके पास गेहूं है तो मुझे गेहूं चाहिए, इसको कहते हैं दोहरा संयोग। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग जरूरी है, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा ना वस्तुओं का। और चौथा है किन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल हाँ, निर्भर करता है, सही बात है। प्रभावपूर्ण मांग के बारे में किन्स ने ही हमको बताया था। उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है। तो उपभोग और उपभोग आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, ये भी सही है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, तो ये भी सही है। इस तरह से आप देखोगे कि इसमें सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, ऐसा दिया हुआ था। 5वां चलते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में अगर ध्यान दोगे, अक्सर आपको ब्लूप्रिंट में तो एक शब्द या वाक्य कहता है, इसमें कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब आपको एक वाक्य में देना ही है, सिर्फ एक शब्द लिखोगे तो उत्तर नहीं होगा। तो MPC का अर्थ लिखिए बोल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप पाओगे कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मैंने जैसा कहा था कि कुछ जगहों पर मिसप्रिंट आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक मिसप्रिंट है। MPC, हाँ नहीं ठीक है, सही है। MPC का अर्थ लिखने को कह रहा है, तो MPC का अर्थ हो जाएगा उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। इसका फुल फॉर्म होता है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति।
उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, इसका अर्थ कहने को कह रहा था, मतलब आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है। और जो लोग इंग्लिश में इसका जानना चाहते हैं, हालांकि ये में हिंदी मीडियम हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का, फिर भी मैं आपको बता दूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड, ठीक, ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हालांकि आपको हिंदी में याद रखना है, एमपीसी का फुल फॉर्म याद रखना है, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। ये क्या होता है? आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन। आय में प्रति इकाई जो परिवर्तन होता है उससे जो उपभोग में परिवर्तन आता है उसको एमपीसी कहते हैं। तो आय में प्रति इकाई परिवर्तन का उपभोग पर प्रभाव, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। आय में प्रति इकाई परिवर्तन, प्रति इकाई परिवर्तन का उपभोग पर प्रभाव। इसको एक वाक्य करने के लिए पूरा ऐसे लिख दें, जगह की कमी की वजह से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति आय में प्रति इकाई परिवर्तन का उपभोग पर प्रभाव को कहा जाता है, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी की तरह का है एमपीएस, और एमपीएस का हो जाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। एस से सेविंग हो जाता है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि इसमें आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति, या आप इसका पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखोगे, आय में प्रति इकाई परिवर्तन से बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आय में प्रति इकाई परिवर्तन से बचत पर प्रभाव, उपभोग की जगह पर आप क्या कर लोगे, बचत कर लोगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसका लिख लोगे, आय में प्रति इकाई परिवर्तन का बचत पर प्रभाव को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिखा जाएगा पूरा एक वाक्य में जब हम लिखेंगे तो। तीसरा है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आप जानते हैं, आरबीआई, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको इंग्लिश में आरबीआई कहते हैं। इसके बाद एसबीआई का पूर्ण रूप, ये तो आपको पता ही है, सबको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकदम सिंपल है, जो आप हमेशा सुनते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साख का अर्थ क्या होता है? सरल शब्दों में कहूँ तो साख का मतलब होता है ऋण, कर्ज, उधार। और जब हम, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर देने को बोल रहा है तो एक शब्द से तो काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि साख वह प्रपत्र है, आप सुनकर भी लिख सकते हैं, साख वह प्रपत्र है जिसके द्वारा बैंक ऋणों का आदान प्रदान करती है। ऋणों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, साख वह प्रपत्र है जिसके द्वारा बैंक ऋणों का आदान प्रदान करती है। ये 5th नंबर का है। अब चलें 6वें नंबर पर। तो 6वें नंबर का CRR, ये भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया। तो CR, जिसको फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कैश रिजर्व रेट, नकद कोष अनुपात, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नकद कोष अनुपात। नकद कोष अनुपात, नकद कोष अनुपात, आप देख लेंगे नीले कलर से लिखा हुआ है मैंने, नकद कोष अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेट,
इंग्लिश में आपको ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, कैश रिजर्व रेट, नगद कोष अनुपात। अब ये नगद कोष अनुपात होता क्या है, तो अगर आप एक वाक्य में इसका उत्तर लिखेंगे, मैं यहाँ नीचे इसका उत्तर लिखने वाला हूँ। देखिए मैं 6वें नंबर का उत्तर लिख रहा हूँ। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। आप लिख लोगे कि नगद कोष अनुपात, ऐसा लिखने के बाद आगे लिखोगे नगद कोष अनुपात। आप इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना ही है, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपको नगद कोष अनुपात का एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो आप इसको एक वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले फुल फॉर्म लिख दें कि नकद कोष अनुपात, और उसके बाद इसका आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए नकद कोष अनुपात किसे कहते हैं, जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। जमा राशि का वह प्रतिशत, जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में, जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। तो ये एक वाक्य में हो गया। उसे आगे आप ये जोड़ देंगे कि उसे CRR, मतलब पूरा क्या हो जाएगा, नकद कोष अनुपात। मैं यहाँ ऊपर लिख चुका हूँ, आप यहाँ वो फुल फॉर्म लिख लेना। नकद कोष अनुपात कहते हैं, कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ चाहे आपको एक वाक्य में बोला है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आप ये भी उत्तर दे सकते हैं। CRR क्या है, स्पष्ट हमें नहीं कहा कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है या फिर इसका आशय पूछ रहा है, तो आप नकद कोष अनुपात भी लिख सकते हो कि CRR जो है वो नकद कोष अनुपात होता है, तो भी सही होगा। या फिर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिखिए कि नकद कोष अनुपात जमा राशि का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। तो यहाँ उत्तर खत्म हो जाएगा अगर ऐसे लिखोगे तो, और नहीं तो फिर ऐसे लिखिए कि जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए, उसे CRR कहते हैं। तो इस उत्तर को ऐसे लिख सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि नगद कोष अनुपात इसका फुल फॉर्म होता है CRR का, और CRR कहते हैं कि इसको मैं सरल रूप में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, फिर भी आपको बता देता हूँ कि RBI का ऐसा रूल है कि मान लीजिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके पास अगर 1 लाख रुपए जमा है, मैं एक छोटा आंकड़ा लेकर बता रहा हूँ, तो उस 1 लाख रुपए में से अगर मान लीजिए 5% CRR है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख का जो 5% होगा, वो 1 लाख का 5%, कम से कम 5% महाराष्ट्र बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना पड़ेगा। बाकी जो अमाउंट है वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5% तो फिर उनके पास रखना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल कहा, यही नियम है नहीं। 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो 5,000 उनके पास कैश में रखना पड़ेगा, बाकी पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है CRR। इसके रेट अलग अलग तय होते रहते हैं, गवर्नमेंट कभी इसे घटाती है कभी बढ़ाती है। तो 3 शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे यहाँ पर, इनके आप फुल फॉर्म याद कर लेना। MPC, MPS और CRR का, SBI का 4 क्वेश्चन थे एक्चुअली। तो ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस एक शब्द में पूछता ही है ज़्यादातर। देखिए आपके पेपर में मैं फिर से दिखा दूँ, ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 4 फुल फॉर्म तो यहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 फुल फॉर्म आपको सही जोड़ी में दिख रहा है, कुल 8। तो आप मानकर चलिए इकोनॉमिक्स में आपसे 8 तो यहीं पूछ लिया, तो बोर्ड एग्जाम में 8 तो नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं, एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, कम आएगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म अच्छा रखें, मजबूत रखें। हर पार्ट में आने वाले शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। हिंदी में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाला। व्यवसाय अध्ययन हो या अर्थशास्त्र हो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे आप ज़रूर शेयर करिए 12th के स्टूडेंट्स के साथ। स्वार्थी ना बने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सिर्फ इसलिए कि आप
सिर्फ आपका भला हो और दोस्त का भला ना हो, ऐसा ना सोचें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल नहीं लगा तब कोई बात नहीं, फिर हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया, आप इसे लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको इस तरह के यूज़फुल वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मिलते रहेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी आपके करियर से रिलेटेड वीडियोज़ इस पर मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।